और जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया, हेडलाइन क्या आई? महात्मा किल्ड बाय हिंदू, मराठा हिंदू असैसिन किल्स द महात्मा, स्पिरिट ऑफ महात्मा असैसिनेटेड बाय हिंदू। क्योंकि मैं पिक्चरों में नाचना पसंद नहीं करता हूँ और उन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ, तो मुझे एक अलग मेहनत लगती है, तो और मेरी अलग छाप है, ये मैं कर सकता हूँ और इसको करने में मुझे मज़ा आता है। ये जो स्क्रिप्ट वो लेके घूम रहे थे, उसमें कुछ दम नहीं था, उसमें कुछ गहराई नहीं थी, उसमें सावरकर जी नहीं थे। मैंने लगाया भाई, तन मन धन तक लगा दिया। बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल प्राइस था। मैं 2 साल से नींद की गोली लेके सो रहा हूँ, क्योंकि नींद ही नहीं आती है। और केवल सिनेमा के लिए नहीं, सावरकर शब्द आप किसी प्लेटफॉर्म पे बोलो ना तो आपको उठल्लू बना दिया जाएगा। हाँ, क्या 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 बात एकदम से चुप करा देते लोग। मुझे काफ़ी शुभ चिंतकों ने बोला कि इसको हाथ मत लगाओ, तुम्हारे को कैटेगराइज कर दिया जाएगा, तुम्हारे को ये कर दिया जाएगा। उससे मुझे और थोड़ा मेरा जाट बहुत बाहर निकला। अच्छा, ऐसे तो नहीं, पक्का करूँगा फिर तो। वैसे भी निर्माता निर्देशक बन गए हैं भाई, करनी काटनी तो काट लो, हम अपनी बना लेंगे। भगत सिंह जी की जेल डायरी में सावरकर जी की 4-5 कविताएं पूरी कंठस्थ उन्होंने लिखी हुई हैं। क्यों लिखी थी भाई? आप प्रभावित नहीं थे तो क्यों लिखा होगा? खिलाफत हो चुकी थी, जहाँ पे इंडियन मुस्लिम लोग टर्की के मुस्लिम लोगों के लिए लड़ रहे थे, तो एक पूरी मुहिम चल गई थी। एक टेलीग्राम गया था आमिर ऑफ अफगानिस्तान को, अली भाइयों की तरफ से, जो कि रायबरेली के थे। वहाँ से गया था कि इन्वेड इंडिया, ब्रिटिश वीक, मेक इट अ सल्तनत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी उनके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे फौज के लिए। तो सावरकर जी बोले, अब अहिंसा कहाँ गई? अहिंसावादी जो थे गांधी जी, वो गोली से मरे। हाँ। और सावरकर जी जो हिंसावादी थे, उन्होंने आमरण अनशन करके अपने त्याग दी, समाधि ली। हाँ, नेहरू जी का तो बहुत, उनका तो गुलाब के बाग लगाए गए, पूरी 555 की सिगरेट आती थी। हाँ। और गुस्सा हो गए कि स्टील की प्लेट में क्यों ले आए खाना। तो जेलर आया, बोला नहीं कल करो, पूरा सेट मंगाएंगे सर। बाबा राव तो ऐसे आदमी सुपारी उपारी दे देते थे लोगों की। कोशिश की थी उन्होंने कईयों को पेलने की। 1950 में लियाकत अली दिल्ली आए, 5 दिन का दौरा, और यहाँ पे प्रिवेंशन कस्टडी में बॉम्बे में सावरकर जी को अंदर कर दिया। बोलते कि नहीं, डायरेक्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बोला सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? बोलता है देश की सुरक्षा का कुछ करना नहीं, पड़ोसी पड़ोसी खेल रहे। तब सावरकर जी ने बोला कि हिजड़ों की कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ रणदीप हुड्डा जी हैं, जो वीर सावरकर के जीवन के ऊपर एक फिल्म लेकर के आए हैं। और जब हम इनके एक्टिंग के रेंज को देखते हैं, उसमें आपको जिस तरह के एक्सट्रीम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस दिखते हैं, या फिर जो डायलेक्ट्स ये पकड़ते हैं, जो हमने हाईवे फिल्म में देखी है, जो कई मायनों में आज के फिल्म मेकिंग में जो 80-90% ऑफ द टाइम हम देखते हैं, वो ना हम एक्सपेक्ट करते हैं और ना ही वैसे हमें फिल्मों में देखने को मिलता है। और जिस तरह के विषयों पे इन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो मुझे लगता है कि माता सरस्वती भी अपने संतानों पर विशेष कृपा करती है कि उनको इस तरह का सौभाग्य मिलता है कि वो ऐसे विषयों को अपनी फिल्मों में लेकर के आए। रणदीप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न तो ये एक्सट्रीम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके, आपने कहा कि 20-22 किलो आपने गंवाया था इस पिक्चर के लिए। तो मेरा 32 किलो है। हाँ, तो 22 किलो मैंने भी गंवाया था, लेकिन मुझे टीबी हुआ था उस वक्त, तो उसमें एक सप्ताह में मेरा चला गया था। खैर, इसके 2 एस्पेक्ट हैं सर। मतलब लोगों को लगता है कि ये केवल फिजिकल ही हम वेट लूज करते हैं, लेकिन इसका एक मानसिक आयाम भी होता है कि मेंटली ये बहुत ही अधिक टायरिंग रहा होता। लेकिन जब आप बना लेते हैं और स्वयं देखते हैं, व्यावसायिक सफलता तो एक तरफ है कि वो कैसी बनेगी, क्या रिसेप्शन होगा, लेकिन अपने कार्य को देख करके जो संतुष्टि मिलती है, तो क्या उस पीड़ा से थोड़ा आराम मिलता है कुछ? देखो, कलाकार की स्पेशली, जैसे आपने सरस्वती माँ का नाम लिया, वो मैं भी मानता हूँ कि ये एक सरस्वती माँ का ही प्रार्थना है, ये कला है, ये विद्या है, ये एक। तो इसमें जो वेट लूज़ का जो चक्कर रहता है, वो सबसे ज़्यादा आपको बॉडी में तो लगता ही है, पर आपको मानसिकता, जैसे आपने बोला, आपकी मानसिकता में लगता है। आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी गुस्सैल हो जाता है, आदमी की पेशेंस चली जाती है। और जब आप खाते नहीं हैं, पर्पसफुली नहीं खाते वेट लॉस के लिए, तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। तो आप ऐसे हो जाते हो जैसे एक मुर्गी को पिंजरे में बंद करके फड़फड़ाने वाली बात हो जाती है। तो वो एक बहुत ही
पर मैं उसको बड़े, मेरी बहन है वो डॉक्टर है इंटरनल मेडिसिन की, उनकी गाइडेंस के थ्रू मैं ये करता हूँ, मेरा चेक करती रहती हैं, जितना वो कहती हैं उससे शायद मैं ज़्यादा कर देता हूँ कई बारी, क्योंकि वो होता है, क्योंकि उससे एक आदमी को ना ही सिर्फ ये चिड़चिड़ापन वगैरह होता है, पर एक आदमी की चाल बदल जाती है। आदमी जैसे अगर आप इतने साल काला पानी में अगर रह रहे हो, वहाँ का खाना खा रहे हो, या जैसे सरबजीत में उनके साथ हुआ था, तो अगर आपको वो लोगों तक पहुँचाना है, उनको उसको फील करना है, उनको महसूस कराना है, तो मेरा ये मानना है कि पहले खुद महसूस करना पड़ता है। आप जो महसूस कर रहे होते हैं वो स्क्रीन के थ्रू लोगों तक पहुँचता है, चाहे वो दुख दर्द हो या कुछ भी हो। तो वो एक बेसिक चीज़ है जो कि फ़िल्में ऐसी बनती नहीं हैं या इस सोच से नहीं बनती हैं। फ़िल्में बनाने का बहुत अलग अलग वो होता है, पर मुझे हमेशा लगा है कि मैं अपने जो अदाकारी है उसके अंदर कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट के साथ, हर पिक्चर के साथ कुछ ना कुछ नयापन लाऊं अपने लिए, ताकि एक तो मेरा इंटरेस्ट बना रहे, दूसरा जब मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा तो लोगों का भी बना रहेगा। पिछले 22 साल में मैं 11 साल एक दिन भी शूट पे नहीं गया हूँ। इतना समय जो प्रिपरेशन में लगता है, या कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है या बन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वेट करना। हालांकि मैंने भी पैसे के लिए पिक्चरें की हैं, क्योंकि भाई अपना रोजी रोटी तो चलाना ही है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना करूँ। इसीलिए आज भी बहुत सारे डायरेक्टर्स और बहुत सारे ऑडियंस, आई होप वो उन्होंने इंटरेस्ट मुझ में अभी भी है कि अभी इसको किसी और तरीके से मोड़ सकते हैं और किसी तरीके से इसको ये कर सकते हैं। तो वो एक, मैं क्योंकि मैं पिक्चरों में नाचना पसंद नहीं करता हूँ और उन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ, तो मुझे एक अलग मेहनत लगती है, तो और मेरी अलग छाप है, ये मैं कर सकता हूँ और इसको करने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं अपनी एक नीश बना रहा हूँ, अपनी जो मेरी विद्या है, जो मैंने सीखी है और जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसको लेके मैं और नई नई कहानियाँ बता रहा हूँ, नए नए तरीके से। अगर सावर के साथ वही हट्टे कट्टे पूरे बाल बना के कैसे लगते, नहीं लगते ना। इसमें तो मैंने बाल भी अपने उड़ा लिए थे, क्योंकि वो एक बॉल्ड कैप लगाते हैं, पर क्योंकि मैं डायरेक्टर था तो मैं कह यार भी बॉल्ड कैप लगाएंगे, सारा दिन पसीना, सर नहीं हिला सकते, वो मैं कहा छोड़ो इसको, लाओ उस तरह ख़त्म कर देते इसको। डेनियल डे लुइस ने अपने ऑस्कर के एक्सेप्टेंस स्पीच में अपनी पत्नी को एक बात बोली थी कि धन्यवाद दिया था कि तुमने इतने वर्षों में कई लोगों के साथ कितने लोगों के साथ तुमने जो है जीवन व्यतीत किया है। आपका तो विवाह अभी ही हुआ है, हालांकि फिर भी साथ में जो लोग रहे हों या अपने माता पिता या घर बार में, तो आपको इस तरह के अनुभव। देखिए, मैं कई बार ये कहता हूँ कि जो दिक्कत या तकलीफ़ मैं ख़ुद को देता हूँ वो मेरे आसपास वालों को ज़्यादा लगती है। कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, कौन से नज़रिए से बात कर रहे हैं, किस बात पे गुस्सा हो, किस बात पे ऐसे कि उसका वो नहीं रहता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सोच बदलनी पड़ती है। ऐसा हमें भी पता है यार, डायरेक्टर बता रहा है, कैमरा लगा हुआ है, वो शॉट 3 बारी 4 बारी करना है, वो तो होता ही है, वो तो आप अवेयर हो। ऐसा नहीं कि घुस गए तो आप वही बन गए। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट जाने का गाड़ी में शॉट हो तो वे बैठे तो एयरपोर्ट ही चले गए, वो कट होता है, कैमरा वापस लेके आते हैं। पर उसका जो एक हर एक टेक में सेम, मतलब नॉट सेम, मतलब हर एक टेक में वो कंसिस्टेंसी बना के रखना, उसके लिए आपको बाहर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रोसेस पूरा। हाँ, जैसे भाषा की बात कर रहे हो, जैसे मैंने सारागढ़ी के टाइम में पंजाबी सीखी थी, जो मैंने कैट में फिर बोली, और इंस्पेक्टर विनाश का भी रोल किया था मैंने, उसमें मैंने थोड़ी लखनवी भाषा की, तो वो उसमें प्रैक्टिस लगती है। और हर एक मूवी में जो हो रहा होता है वो घर आता है। अब मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। मैं रात को 4-5 बजे घर पे बैठता हूँ, 10 बजे उठ के फिर निकल जाता हूँ। तो मैं तो यही हालत चल रही है। वो बेचारी बोलती है कब ख़त्म होगा ये सब, ताकि हम कहीं ले जाए, भाई तू शादी हुई, हनीमून पे तो जाएंगे कहीं पे, मैं तो उसी पे लगा हुआ हूँ। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, मेरे नहीं, मेरे टीम को भी, मेरे हेयर मेकअप वालों को, क्योंकि उनको तो वो तो इतने पास रहते हैं मेरे, और मुझे डिटेल भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए, और मेरे को डिस्टर्ब भी मत करो। तो उसका बैलेंस वो कैसे बनाते हैं वही जानते हैं। पर ये सबको हुआ है। पर मेरा एक हुआ है, जैसे मैं निर्देशक बना तो मेरी अपने सभी निर्देशकों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके लिए इज्जत मेरी बहुत बढ़ गई है। बहुत बड़ा काम है भाई। एक्टिंग का काम जमाई बाबू वाला काम होता है, बटेऊ बोलते हैं हरियाणा में,
कि हाँ भाई बटे हुए आ गए, बटे हुए भी खाना खा रहे हैं, बटे हुए भी सो रहे हैं, बटे हुए भी ये करेंगे। और निर्देशक और निर्माता भी हूँ मैं इसमें, तो उसका काम होता है सारा ऑर्गेनाइज करना। खाना लोग आके खाएंगे, बोला खाना अच्छा नहीं है, टेंट में होल है, कुर्सी तोड़ दी, चम्मच मिसिंग है, उसमें अलग काम लगता है। तो वो बहुत ही कठिनाई वाला काम था। और मैंने ये मेरे पास से सिर्फ अभिनेता के तौर पे आया था ये, और मैंने अभिनेता के तौर पे इसकी तैयारी शुरू की थी। पर फिर मुझे लगा कि जो स्क्रिप्ट वो लेके घूम रहे थे उसमें कुछ दम नहीं था, उसमें कुछ गहराई नहीं थी, उसमें सावरकर जी नहीं थे, एक पॉइंट टू पॉइंट, स्टोरी टू स्टोरी उनकी बातें बोल रहे थे। ओवर मंकी बैलेंसिंग भी था उसमें संभवतः, हाँ, तो सेकुलर दिखाने की, और मतलब एक अलग ऑडियंस को समझ। हाँ, जब मैंने ये पिक्चर बनाई तब ये मैंने सेक्युलर और वो नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ये एक इंसान थे जो जी रहे थे, जिनकी सोच थी, जिन्होंने इतने कष्ट उठाए और जिनके साथ इतनी ज्यादती हुई और होती चली जा रही है। मुझे उस इंसान को कैप्चर करना ज़रूरी था। और उसके अंदर मेरे को करने के लिए फिर मैंने एक ठान ली थी कि मैं इनकी कहानी दो लोगों तक पहुंचाऊंगा, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े। और मैंने लगाया भाई, तन मन धन तक लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, ताकि ये कहानी, क्योंकि इनके ऊपर पिक्चर भी एकदम से नहीं बनेगी, लोग अगर गलत छवि ले गए तो। पर मैंने एक चीज़ की है इसमें, मैंने इतिहास पूरा पढ़ा, पूरा क्रोनोलॉजिकल लिखा, उसमें से पॉइंट्स उठाए कि ये अभी मैं 53 साल की कहानी बता रहा हूँ, 2 घंटा 50 मिनट की मेरी पिक्चर है, उसमें भी पूरी नहीं आई। हाँ, नहीं आई। तो उसको कैसे कैसे मैंने किया, पर इसको मैंने थोड़ा लो एंगल दिया है, थोड़ा हीरोइक उनको एंगल, लार्जर देन लाइफ, सभी लार्जर देन लाइफ, शॉट टेकिंग। मैंने गांधी जी की पिक्चर देखी हुई, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, उसमें एक शॉट लगा हुआ है, लोग आ रहे जा रहे। मैं कहा यार ये तो यंग लोग तो इसको देखेंगे ही नहीं आज। तो मेरे को लगा इसको कुछ नया टेक्निक, तो मैंने हैंड हेल्ड कैमराज, म्यूज़िक, ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक, मोमेंट्स, फास्ट कट्स और मोमेंट्स बनाई हैं हीरोइज्म की, और ड्रामा बहुत डाला है। और हालांकि मेरी 90% तक बातें जो मैंने बोली हैं या किसी भी किरदार ने बोली हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं इसमें, उन्होंने वो चीज़ बोली है, फैक्चुअल है, कुछ हाँ बोली है, पर शायद मैंने उसको सीन के हिसाब से एडजस्ट किया। हाँ, तो वो मैंने पूरा, और इतनी जिम्मेवारी का वाला काम था। कई बार मैं लिख के बाहर सेट पे मेरा सीन चल रहा है, मैं कहा यार ये तो साउंड नहीं कर रहा, अच्छा ये तो गलत मतलब निकल रहा है, रुको। फिर पेन लेके बैठ के मैंने, नहीं इसको ऐसे करते हैं। तो वो भी एक चीज़ चल रही होती थी। तो काफ़ी काला पानी वाली सज़ा हो गई है मेरी। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, मतलब ये तो आगे था लेकिन मैं अभी कंटिन्यूएशन में पूछ लेता हूँ। फिल्म मेकिंग कहीं पे भी 2 तरह से होती है। एक होता है कि हर फील्ड का एक्सपर्ट है, डायरेक्टर अलग होगा, प्रोड्यूसर अलग होगा, एक्टर अलग होगा, ऐसे करके भी कोहेसिव एक यूनिट बनता है और वो फिल्में भी सफल होती है। और एक होता है जो म्यूज़िक एल्बम का स्टाइल है, जो विदेशों में अधिकतर हम देखते हैं कि खुद ही कंपोज भी कर रहे हैं, लिरिक्स भी लिख रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं, उसमें एक्ट भी कर रहे हैं। आप इन चारों, मतलब 4 स्थानों पे आप यहाँ पे हैं, निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता के रूप में। तो दोनों में आपका अनुभव रहा है। एक तो आपने बोला कि जमाई बाबू वाला रहता है कि आपको शॉट रेडी कर दिया, उसके पीछे ठीक है आपने एक प्रोसेस है आपको तैयार होने के लिए, बट यहाँ पे इतना अधिक फैला हुआ रहता है, उसका भी तो एक मेंटल प्राइस होगा ना। बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल प्राइस था। मैं 2 साल से नींद की गोली लेके सो रहा हूँ, क्योंकि नींद ही नहीं आती, इतनी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, इतने काम करने होते हैं, और अब वो भी काम करना बंद कर गई हैं। तो इतना भार, इतना स्ट्रेस, क्योंकि आदमी स्विच ऑफ नहीं हो पाता, फिर रेस्ट नहीं मिलता दिमाग को, बॉडी में तो अलग मार लग रही थी भूख की। पर ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा, इतना ज़रूरत नहीं है। वो तो मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि मेरी मर्जी नहीं थी। मैं तो सोच रहा था एक उस टाइम पे जाके एक्टिंग करूँगा जब मैं एक बेटे के रोल के लिए थोड़ा बूढ़ा होऊंगा और बाप के रोल के लिए थोड़ा छोटा। तो मैं कहा उस वक्त जाके मैं निर्देशन करूँगा, और कोई छोटी मोटी पिक्चर से शुरू करते, थोड़ा हाथ साफ करते, ये करते वो करते। पर इसमें तो एकदम से इतना वो आ गया, और एंड में जब जाके कि भैया ये तो पूरे नहीं पड़ रहे हैं पैसे, क्या करेंगे। तो मैंने पिताजी से बात की, तो मैं वैसे भी कम काम करता हूँ, तो कोई ऐसी संपत्ति जोड़ी हुई नहीं है, पर मेरे पिताजी से बात की तो वो बोला बेटा देख अब तो ओखली में सर दे दिया, अब तो मुझे बोला ला भाई कल मैं जाता हूँ
पेपर लेके। तो गए पेपर लेके, बोले ले बेटा ख़त्म कर इसको अच्छी तरीके से। मैं कहा कुछ नहीं बोला, कोई नहीं, ऊपर वाले गए तेरे जी जान लगा हुआ है, सावरकर जी की पिक्चर है, ऐसे थोड़ी छोड़ेगा तू। मैं ठीक है। बोले ये तो दोबारा बन जाते हैं बेटा, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने भी मेरा इसमें बहुत साथ दिया। तो सारी चीज़ें अलग अलग एक्सपर्ट, अगर टीम अच्छी तरह जेल कर जाए तो अच्छा है, नहीं तो एक इंसान की विजन से चलना भी कोई बुरा नहीं। एग्जैक्टली। तो अब सावरकर जैसे विषय जो है वो हिंदी सिनेमा के लिए नो गो जोन्स रहे हैं, और केवल सिनेमा के लिए नहीं। सावरकर शब्द आप किसी प्लेटफॉर्म पे बोलो ना तो आपको उठल्लू बना दिया जाएगा। हाँ, क्या 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 बात करने एकदम से चुप करा देते लोग। हाँ, कि मतलब वो तो ऐसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट को उठाना, फिर आपने बताया कि आपकी पारिवारिक संपत्ति भी इसमें जो है इन्वेस्टेड है, मेंटल टोल है, फिजिकल टोल है इसका, फैमिली जो अभी नई बनी है उसका एक अलग प्राइस आप पे कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री में क्या आपको इसके लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ा? क्योंकि हमने अभी तक कई इस तरह के विषयों को जो अनटच्ड रहे थे, तो उनसे जब बात की है तो पता चला है कि वो आउटकास्ट टाइप का भी ट्रीट किया जाता है। टेक्नीशियंस हो सकता है आपको नहीं मिलेंगे उस तरह से जितना आप इस सब्जेक्ट को नहीं चुनते तब मिल सकते थे। देखिए, जब मेरे पास ये पिक्चर आई तो मैंने थोड़ा बात करनी शुरू की इनके बारे में। तो पहली चीज़ तो कि मुझे नहीं पता था इनके बारे में इतना कुछ, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं ना, सावरकर काला पानी खत्म। तो मैंने खुद नहीं पढ़ा था। उससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, क्योंकि एक सीखने वाला दिमाग, एक नीयत हमेशा रखी है। तो मैं कहा यार ये क्या। फिर मुझे काफ़ी शुभचिंतकों ने बोला कि इसको हाथ मत लगाओ, तुम्हारे को कैटेगराइज कर दिया जाएगा, तुम्हारे को ये कर दिया जाएगा। उससे मुझे और थोड़ा मेरा जाट बहुत बाहर निकला। अच्छा ऐसे तो नहीं, पक्का करूँगा फिर तो मैंने फिर ठानी। तो फिर मैंने जब इसको इनकी रिसर्च की तो मैं तो शौक हो गया यार कि इतनी बड़ी एक सशस्त्र क्रांति भी हमारे देश में हुई थी, जो चल रही थी, जिसको उभरने नहीं दिया, जिसका साथ नहीं दिया, क्योंकि हम एक अहिंसा की सोच को फॉलो करने लगे। और अहिंसा का एक बड़ा महत्व है हमारे देश में, हमारी पूरे विश्व में हम अहिंसा के से जाने जाते हैं। हमारी एक बहुत यूनिक फ्रीडम स्ट्रगल थी। हमारे गांधी जी का एक बहुत बड़ा, एक विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व में उनका बहुत बड़ा एक नाम है। तो बहुत सेंसिटिव था ये सब्जेक्ट। तो मैंने सावरकर जी के करते करते गांधी जी को भी पढ़ा। और गांधी जी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था, जो बोलते थे वही करते थे और उस पर अटल रहते थे। एक डंडा और एक धोती लेके उन्होंने सारे देश के लोगों को, गरीब देश था, सब बोले कि यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने देश को जोड़ा और हर एक आदमी जो उनके साथ कहीं पीछे भी चलता था उसे लगता था कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। तो उन्होंने जो एक पूरे देश के अंदर बुलाया था उसका बहुत बड़ा योगदान था। और अक्सर ऐसा होता है जब क्रांति सफल होती है तो पॉलिटिशियंस उसको फिर आगे ले जाते हैं। ये क्यूबा में भी हुआ, हर जगह ऐसे ही होता है। तो जब मैंने उनको पढ़ा, पर मेरा ये मानना था कि जो सावरकर जी और गरम दल के जो तिलक साहब थे, वो लोग जो सोच रहे थे कि मुट्ठी भर अंग्रेज़ हैं, इनको मार मार के भगा देंगे, तो वो एक अलग सोच थी। मैं उससे, क्योंकि मैं थोड़ा हरियाणा से, हम थोड़े होते भी ऐसे हैं कि थोड़ा लगेगा अच्छा हाँ मार के घुसे भगाएंगे इनको, तो वो भी एक सोच थी। पर आपका सवाल अलग था, सॉरी मैं अलग चला गया। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा मत करो। तो अब जो आप बात कर रहे हो कि उससे अलग कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपसे कोई नहीं टूटेगा। हालांकि कुछ लोग जिनके साथ आपको वैसे भी काम नहीं करना था, वो कहने पे टूट सकते हैं, नहीं तो आपके साथ आप अच्छा कलाकार हो। सबको कलाकार अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक नॉन फ्लेक्सिबल एक ही सोच का आदमी हूँ। मैं एक थिंकर आदमी हूँ। मैं ऐसे भी सोचता हूँ, इसके नज़रिए से भी सोचता हूँ, मैं इसकी भी पढ़ता हूँ, उसकी भी पढ़ता हूँ, और अपना एक वो बना के चलता हूँ। अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस या अनइन्फॉर्म्ड आइडियोलॉजी या अनइन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल थॉट्स वो नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, अच्छा ये है, ये है। तो वो बैलेंस आपको दिमाग में हमेशा रखना भी चाहिए। हमेशा एक ही उसके नज़र से नहीं सोचना चाहिए। आप ग्रो जब करोगे, जब आप उसको दूसरे नज़रिए से सोचोगे, और उस नज़रिए से आपका नज़रिया और पक्का होगा। ये मेरा मानना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को उस चीज़ का डर नहीं है। वैसे भी निर्माता निर्देशक बन गए हैं भाई,
कन्नी काटनी है तो काट लो, हम अपनी बना लेंगे। आपने फिल्म लिखी भी है और इस पे आप बता भी रहे हैं कि शोध किस स्तर का आपने किया, तो वो कौन सी पुस्तकें हैं, क्योंकि उसके भी बारे में लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ उपलब्ध है नहीं, मतलब पुस्तक के नाम तक उपलब्ध नहीं है। तो आप आर्काइव्स में गए, अभिलेखागार में। देखो, नेशनल आर्काइव्स एक्सेसिबल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। जो ये अलाउंस मिलता था, फॉर एग्जांपल, हालांकि जो ये अलाउंस मिलता था, जिसको पेंशन बोलते हैं आज, वो अलाउंस होता था। जो बंदी बनते थे, जिनको जो अपने व्यवसाय नहीं चला सकते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको एक अलाउंस मिलता था, भत्ता जिसको बोलते हैं। तो वो मैंने नेशनल आर्काइव में देखा, क्योंकि इतनी पेंशन 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 चल रही थी, तो मैंने देखा ये तो अलाउंस है यार, जो सबको मिलता था। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखते थे और उनको ये 500 रुपये का अलाउंस मिलता था उस समय। हाँ, और जो बाहर उनके जो गार्ड थे, उनको 100 रुपये का अलाउंस मिलता था, और सावरकर जी को 60 रुपये का अलाउंस मिलता था, और वो भी 5 साल के बाद आया था। और जैसे ही वो 27 साल उनको कैप्टिविटी में रखा कि उनके ना कोई काम कर सकते ना कुछ, उनकी किताबें बैन कर दी। फर्गसन कॉलेज ने उनकी डिग्री वापस ले ली, लंदन के ग्रेज इन में जहाँ पे उनकी वो डिग्री उनको दी नहीं, तो उनके पास व्यवसाय का कुछ रहा ही नहीं। फिर भी उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत टाइम निकाला, पर ये अलाउंस जो था ये सबको मिलता था, और काला पानी वाली कैदियों को तो ये और भी वो मिलता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप देखेंगे, जब आप, तो आपके नज़रिया खुलेगा इसमें। दूसरी किताबें हैं, सावरकर जी की खुद की किताबें हैं, जो पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा सोर्स है वो। उनकी हिंदुत्व पढ़िए, उनकी एपॉक्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़िए, उनकी माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ पढ़िए, उनकी 1857 फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़िए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छी किताब, बड़े कॉम्प्लिकेटेड राइटर हैं। सेंटेंस पढ़ना शुरू करोगे, एंड तक पहुंचोगे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट आदमी थे। तो वो है। फिर विक्रम संपत की एक किताब है जो हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, मेरे ख्याल से मराठी में भी छपी है। और पुरंदरे जी की किताब है, और बहुत किताबें हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, और बहुत किताबें हैं जिनके उनके ऊपर लिखी गई हैं। पर इस सारे उसमें आपको उसकी चेष्टा कैसे बनाएं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की चेष्टा कैसे बनाए लोगों में, मेरी मूवी उसके लिए मैं मानता हूँ एक ट्रिगर पॉइंट। उसका एक फिल्म का तो अलग ही इम्पैक्ट ही होता है पॉपुलर कल्चर में। अगर एक आप 3 घंटे की फिल्म देख लो, मतलब दिखा दो किसी को, तो वो कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ तो जोधा अकबर बना करके जोधा को इस्टेब्लिश कर दिया, जो नॉन एग्जिस्टेंट कैरेक्टर है, और कुछ लोग जो दिखते पंचर वाले थे, लेकिन उसको मतलब किस तरह के एक्टिंग से दिखाया गया, तो वो तो अलग ही चर्चा का विषय है। जैसे अभी मैंने महाराष्ट्र में बात की, पूना में, कि बाकी आप किसी और हीरोज पे मूवी बनाना चाहोगे, महाराष्ट्र के हीरोज, महाराष्ट्र का इतिहास, मराठों का इतिहास अटक तक चले गए थे, तो बहुत बड़ा है। तो मैं बोला कि हाँ, मैं बनाना चाहूँगा, और बहुत सारे वो हैं, पर मैं उनकी सोच, उनकी वीरता, उनकी एक जो मजबूत संकल्प जो है, उसके ऊपर पिक्चर बनाऊंगा। जैसे उसको मैं मस्तानी नहीं बना दूंगा। पूरा अस्तित्व उनका एक लड़कीबाज बना करके रख दिया गया। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। हालांकि एक कलाकार के तौर पे उनको हक है ये बनाने का। हाँ, वो ठीक है, उनको हक है बनाने का। आप देखने जाएं ना देखने जाएं, वो आपके ऊपर है। पर अगर मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं थोड़े कुछ ऐसे पहलू ढूंढूंगा जिससे कि ये हो। सावरकर जी की कहानी में भी अब उनकी वाइफ भी हैं, राइट। अब उनकी वाइफ के साथ मेरे को, अभी मैं उनका रोमांस, शादी हुई तो रोमांस कैसे शूट करूं? छाती पे लेटी हुई हैं बाल खोल के, ये क्या कर रहे हैं? झूले पे बैठे हैं, पानी में पैर ऐसे कर रहे हैं, पेड़ पे लेटे हुए हैं, क्या करूं मैं? तो मैंने सोचा यार, ये आज की तारीख में भी हमारे गांव में ऐसा रोमांस नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल गांववादी लोग थे, गांव के लोग थे उस वक्त के, तो कैसा रोमांस होगा? तो मैंने वो रोमांस अलग तरीके से दिखाया है। शादी होती है, सीधा चूल्हा फूंक रही होती है, बर्तन मांज रही होती है, क्योंकि घर आई, और अमीर बाप की लड़की थी। सावरकर जी ने उनसे शादी इसलिए की थी, वो शादी नहीं करना चाहते थे, वो बिल्कुल क्रांतिकारी रहना चाहते थे। वो सोचते थे कि मेरे को इसमें नहीं पढ़ना, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी।
तो उन्होंने उनसे पूछा था, उनके पिताजी अमीर थे यमुना बाई के, तो उन्होंने ना उनकी इंग्लैंड की एजुकेशन स्पॉन्सर करने की बात कर ली थी। तो सावरकर जी वो मान के, हाँ वो मान के सावरकर, हालांकि लिया नहीं था क्योंकि तिलक ने उनको स्कॉलरशिप दिला दी थी, श्यामजी वर्मा ने उनको स्कॉलरशिप दी दी थी। पर वो 17-18 साल के वो सोचते थे कि मैं इंग्लैंड जाके सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सारे ये लोग बैरिस्टर सब इंग्लैंड में पढ़ के आए थे। क्यों पढ़ते थे ये लोग लॉ? क्योंकि उनका कानून सीख सकें और उनसे कानून से लड़ सकें, राइट। तो उन्होंने पूछा था कि आप अपनी लड़की से पूछ लो कि मेरा तो लक्ष्य ये है, अगर उसको ये मंजूर है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं उसकी जान वो नहीं। उस लड़की ने भी हाँ कर दी, यमुना बाई जी ने। तो उनका रोमांस मैंने यही दिखाया है, एक प्यार है, उनका बच्चा हुआ, एक मर गया पहला, जब सावरकर जी लंदन में थे। वो उस वक्त उन्होंने कविता लिखी, सागरा प्राण तड़मड़ला, वो कविता लिखी उन्होंने। फिर उनका एक और बच्चा हुआ जब वो रत्नागिरी से बाहर, काला पानी के बाद 3 साल और मेनलैंड में रहे थे, वहाँ से बाहर आए, वो भी मर गई एक और लड़की। फिर 2 बच्चे उनके सर्वाइव किए। तो और पति इतने सालों तक जेल में है, और काला पानी उस वक्त जाना का मतलब होता था मौत, समुंदर पार जाना ही मौत होता था। हमारे धर्म में या हमारी सोच में ऐसा था कि समुंदर पार नहीं करना। तो सावरकर जी पहले तो लंदन गए समुंदर पार करके, फिर वापस आए तो इस हालत में, तो उनकी तो बीवी के ऊपर बहुत, उन्होंने कहा था कि ये समुंदर पार नहीं करना चाहिए। सावरकर जी बहुत साइंटिफिक आदमी थे, वो इस बारे में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी और सावरकर जी पे क्या गुजरी होगी कि भैया ये तो बाय टू गुड बाय, तो ना मरे हैं और गुड बाय हो गया हमेशा के लिए। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें जो उनकी पर्सनल लाइफ में अभी आई हैं वो भी मैंने दिखाई हैं। हर अभिनेता अपने आदर्श रूप में उस चरित्र को जीने की चेष्टा करता है, और जो उतना इन्वॉल्व नहीं होता है तो उनके आप एक्टिंग में उसको हम भांप लेते हैं कि ये उतना एफर्ट जो है नहीं लगा रहा। और दूसरा जो लगाते हैं, जो कन्विक्शन आपके भी संवाद आप जब बोल रहे हैं, हमने तो थोड़ा सा ही देखा है ट्रेलर में, लेकिन सामान्य संवाद भी जब आप एक कन्विक्शन के साथ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि एक अभिनेता के तौर पे सावरकर के जीवन दर्शन से आप भी प्रभावित कहीं ना कहीं, मतलब एक पात्र के रूप में हो रहे हैं। आपका जीवन कितना प्रभावित है वो नहीं है, लेकिन हम वो मेक बिलीव जो आप करवाना चाहते हैं तो वो स्पष्ट छाप दिखती है आपके संवादों की डिलीवरी में। तो जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी और उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, ऑब्वियसली दोनों अलग समय थे, बट स्ट्रगल्स को लेकर के, इसको लेकर ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि समय अलग था जी। वो मैंने बहुत इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो भी एक इंसान होता है वो अपने परिस्थितियों का एक दास होता है। जी। अरे वाह, अच्छा दास होता है। तो उनकी परिस्थितियाँ क्या थीं, वो किस ज़माने में जी रहे थे, उस वक्त भारत क्या था और आज क्या है, उसमें बहुत अंतर है। उनका हिंदुत्व और आज का हिंदुत्व में अंतर है, क्योंकि उनका हिंदुत्व था स्वतंत्रता की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आज का हिंदुत्व है अपनी संस्कृति पे गर्व, अपने देश पे गर्व। तो ये उनका था। तो उनकी वो जीने में सबसे पहले तो देश प्रेम, देश धर्म से ऊपर होता है, ये मैंने हमेशा माना है। देश के फर्स्ट और धर्म कुछ। और दूसरा जो उनका एक ह्यूमनाइजिंग फैक्टर था, वो जात पात में बिलीव नहीं करते थे। वो तो अंतर्जातीय विवाह चाहते थे बहुत, कि 4 पीढ़ियों में भूल जाएंगे कौन कौन जात का, सिर्फ एक होके हिंदू रह जाएंगे। फिर उनकी लिखाई, तो मैं भी, मेरी बीच में टांग टूट गई थी, पिक्चर शेल हो गई थी तो मेरी टांग टूट गई थी। अच्छा। पर ऐसा घुटना के नीचे से टांग ऐसे हो गई थी, तो ऑपरेशन होगा इसका, जब फुर्सत होगी कराएंगे। तो उस वक्त मेरे को लगा इस टाइम को कैसे काटूं, बिस्तर में पड़ा हुआ मैं, मेरे ब्रेस लगा हुआ इतना बड़ा। तो मैंने उस वक्त लिखना शुरू किया। और मैं उनकी तरह बिना ऊपर लाइन लगाए लिखने की प्रैक्टिस करता था, फाउंटेन पेन लेके। और मैंने लघु कहानियाँ लिख दी काफ़ी, 15-20 बैठे बैठे अपनी दुनिया के बारे में, जैसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो वहाँ रहता है, एक अल्कोहलिक डायरेक्टर, अपनी कैसी छवि का क्या होता है और तुलना का क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे को हुई। अब उनके जीवन में और मेरे में वो देखें, तो अगर आप बोल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ, अनसंग थोड़ा मैं भी हूँ, ठीक है, अनरिकग्नाइज अनसंग थोड़ा मैं भी हूँ। जितनी मैं जान डालता हूँ उसके हिसाब से वो नहीं है, पर वो अपने आप को
कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, वो डिजर्व करता हूँ बोलना शायद मैंने इसीलिए आपसे वो प्रश्न नहीं पूछा। हाँ। जो आपसे बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो वो मैं भी बिलीव करता हूँ, और कहीं ना कहीं उनके साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय मैं किसी के साथ भी होता नहीं देख सकता हूँ। हाँ। कुछ लोग किसी नेता के परिवार से होने के कारण उस नेता का जो एक आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर हो, उसको बपौती मान लेते हैं। वो ग्रैंड नेफ्यू होंगे, मतलब ग्रैंड सन भी हो तो भी थोड़ा सा दुराव तो हो ही जाता है। लेकिन यह आपका जब ट्रेलर आया और उसमें जो संवाद हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो एक महोदय ने आपको टैग करके लिखा, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं, बट ही टैग्ड यू एंड मेरे को बहुत काम है ब्रदर, मैं ये पढ़ने लग जाऊं तो मेरी आधी सोच यहाँ फंस जाए। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो मतलब इस तरह के छोटी सोच, क्योंकि सावरकर के ऊपर फिल्म बन रही है और आप उसको ड्रैग करके ऑलमोस्ट डिमीनिंग तरीके से आप जो आज आप पैदा हुए और आप उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, नहीं, आपके पास कोई फैक्चुअल कुछ है नहीं। हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री आपके नज़रिए पर डिपेंड करती है, आप उसको कैसे देखते हो। आप आज हम बैठे हैं, अगर आप ऐसे देख लें तो आप मुझे उधर से देख रहे हो, आपको ये दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, तो नज़रिया हमेशा अलग होता है। मैं उनको फ्री कंट्री है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, पर सुभाष चंद्र बोस पूरे देश की धरोहर हैं, तुम्हारे घर की धरोहर नहीं है। सावरकर जी भी पूरे देश की धरोहर हैं, उनके पड़पोतों की धरोहर नहीं है, और मैं उनसे भी मिला हूँ। तो एक तो उस धरोहर वाली बात आपको नहीं रखनी चाहिए। आप पहले किस पार्टी में थे, अब किस पार्टी में हो, उसके हिसाब से आपकी धरोहर की भी पॉइंट ऑफ व्यू बदलती रहती है, तो उसको तो मैं बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करता हूँ। पर आप फैक्चुअल बात करो ना। देखिए, जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई कितने साल चली, जो भी हुआ, इसके अंदर सबका नज़रिया सबकी तरफ बदलता रहा। गांधी जी और सुभाष जी का बदला, सुभाष जी और जिन्ना का बदला, जिन्ना और सावरकर जी का बदला, सुभाष जी और सावरकर जी का बदला, भगत सिंह और सावरकर जी का बदला। तो सबकी सोच वो क्या, आप हम भी जब बड़े होते 5 साल पहले जो सोचते थे वो नहीं सोचते, तो कहीं पे कुछ ने कुछ लिख दिया, उसी को बाइबल बना ले। अरे 10 चीज़ और भी लिखी हुई वो भी पढ़ लो। तो ये सिलेक्टिव जो एक वो निकाल के की जा रही है, उससे मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास किताबों में पढ़ा हुआ है। सावरकर जी की खुद की किताब में जो मैं पढ़ लेता हूँ ना भाई, उसको तो फिर तुम क्या नकारोगे। हाँ, तो ऐसा बहुत कुछ है। बहुत लोग कईयों पे बोलते हैं, कुछ भगत सिंह पे भी बोलते हैं। भगत सिंह जी की जेल डायरी में सावरकर जी की 4-5 कविताएं पूरी कंठस्थ उन्होंने लिखी हुई हैं। क्यों लिखी थी भाई? आप प्रभावित नहीं थे तो क्यों लिखा होगा? उन्होंने पब्लिश कराई अंग्रेजी में उनकी किताब, ताकि वो कॉलेज में बांट सकें। HSRI में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में, आप बिना उस किताब पढ़े एंट्री नहीं थी। आज़ाद हिंद फौज में आपको बंदूक, कंबल, यूनिफॉर्म, फ्लीट और ये किताब दी जाती थी। तो भैया सबसे सब प्रभावित थे। ऐसी चीज़ें जो तिलक जी ने की, बाद में गांधी जी ने की, जो पहले मदन लाल धीणा ने की, वो फिर भगत सिंह जी ने की। तो ऐसे ऐसे सब प्रेरित होकर काम कर रहे थे। बिल्कुल नकारना कि ये आदमी तो ये है वो है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, बात क्या कर रहे हो? तो आप इतना, एक तो इतना हक से मैं ही नहीं बोल रहा हूँ तो तुम क्या बोल रहे हो? हैशटैग है पोस्टर पे लिखा हुआ, हु किल्ड हिज स्टोरी। हमने भी मतलब जो शिक्षा ली है विद्यालयी जीवन में, तो एक लाइन में वो फुटनोट बन के कहीं ना कहीं सावरकर जी को, उनका उचित स्थान है क्या? मतलब आप कहाँ पे रखते हैं? महापुरुष तो ढेर सारे इस पोस्टर में भी है, हाँ, लेकिन उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उचित स्थान क्या है? वो कहाँ पे हैं वो? एक तो वो उन्होंने वो प्रेरणा थे। वो आज की तारीख में होते तो इन्फ्लुएंसर होते। उनकी हर रोज मीम बनती, रील निकलते। हाँ, हर रोज उनकी रील निकलती, क्योंकि वो उनमें सार्केज़म, कटाक्ष, तीखापन था। बवाक थे, थोड़े सोच के नहीं बोलते थे। और उनकी एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे जो, एक तो ये किताब हो गई, और वो ना सिर्फ एक स्वतंत्रता के लिए सोचते थे, वो एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के बारे में सोचते थे। और आज देखिए, आज हमारे देश में
उनकी हिंदुत्व से प्रेरित होके हमारा शासन भी उससे चल रहा है। हमारी एक जो वो अपनी संस्कृति में गर्व की बात करते थे वो अब हो रहा है। रिक्लेमेशन का प्रोसेस। यस, रिक्लेमेशन का प्रोसेस ये उन्होंने उस वक्त शुरू कर दिया था। फिर जो हमारा देश डिप्लोमेसी की वजह से पूरे विश्व में आज ऊपर उठा है, हमारी इकोनॉमी की वजह से, हमारी इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से उठ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से उठ रहा है, पर सबसे ज़्यादा हमारी इससे हो रही है क्योंकि हमारे पास सबसे आधुनिक, विश्व में सबसे आधुनिक हथियार हैं। आज हम अपने हथियार बनाते हैं, हम सशस्त्र हैं। और सावरकर जी यही कहते थे कि सशस्त्र होने से ही हम अहिंसा के पथ पे चल सकते हैं। तो उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस पूरे उसमें। और उन्होंने जो एक हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी दी थी, और सब लोग हिंदुत्व को हिंदू धर्म से मिक्स करते हैं और कहीं ये इसकी एडवांटेज भी ली जाती है। हिंदुत्व एक राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, वो किसी धर्म का नहीं है। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। अरे हिंदू है, हिंदू कैसे हो सकता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। फिर उन्होंने बोला कि मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आई बात, और ये पिक्चर में मैंने ऐसे ही किया है, और मैं सीधा ऑडियंस को देख के बात करता हूँ। आइडियोलॉजी की बात सीधा ऑडियंस से देखा, ब्रेक द फोर्थ वॉल। तो ये एक और मॉडर्न टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है। तो बोलते हैं हिंदुत्व समझने से पहले ये समझना होगा कि हिंदू कौन है। बोलते हैं जो इस भारत विशाल भूमि को अपनी पितृभूमि माने, मतलब पूर्वजों की जमीन, मातृभूमि, यहाँ के त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना माने, वो हिंदू है। और क्योंकि उस वक़्त पैन इस्लामिक अटैक होने के चांस थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे खिलाफत हो चुकी थी, जहाँ पे इंडियन मुस्लिम लोग टर्की के मुस्लिम लोगों के लिए लड़ रहे थे, तो एक पूरी मुहिम चल गई थी। एक टेलीग्राम गया था आमिर ऑफ अफगानिस्तान को, अली भाइयों की तरफ से, जो कि रायबरेली के थे वहाँ से गया था कि इन्वेड इंडिया, ब्रिटिश वीक, मेक इट अ सल्तनत। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी, क्योंकि मोहम्मदन फौज थी ब्रिटिश की, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे। अगर धर्म के नाम पे हमला हुआ तो ये लोग उनसे लड़ेंगे, उनका साथ देंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पुण्य भूमि भी ये हो। पुण्य भूमि और कर्म भूमि सेम होती है। ये उन्होंने क्लॉज लगाया था। फिर उनसे पूछा गया था कि भाई पता कैसे चलेगा। बोले किसी भी प्रांत में आप शेक्सपियर की किताब ले जाओ और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब ले जाओ, कहीं पे भारत में आपको बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की किताब हमारी है। बोलते हैं ये एक संस्कृति है हमारी, हालांकि भाषाएं अलग हैं हमारे, बहुत अगर माइन्यूस्कुली देखा है तो बहुत अलग अलग हमारे वो हैं, पर ये एक देश, उन्होंने देश को, पूरे देश को जोड़ने की बात की थी। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस है जो कि और किसी के पास नहीं था। और संभवतः इसी कारण से ट्रेलर में एक डायलॉग है कि ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ, बिकॉज ही वाज इन्फ्लुएंसर। आदमी को मिलके, आदमी को स्कीम पकड़ा के ऐसे चल भाई, इतना कन्विंसिंग पावर थी, और बड़े प्यार से स्कीम देते थे वो। एक और संवाद है जो एक विशेष विचारधारा के लोगों को काफ़ी मतलब कचोट रहा है, और मुझे लग रहा है कि आपने पर्पसफुली उसे ट्रेलर में डाला है। क्या? लास्ट में कि कभी सोचा है किसी कांग्रेसी को काला पानी क्यों नहीं हुआ? तो कहीं आप एक ऑडियंस को पूरा अलग तो नहीं कर रहे हैं अपने फिल्म से? देखिए ये सच है। पहली बात तो ये सच है। तो जो उन पे लालचना, अभी देखिए एक तो कांग्रेस पार्टी, आज की कांग्रेस पार्टी वो 72 बार बढ़ चुकी है, ये यूं वाली नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है ये, ठीक है। और इनका कांग्रेस से यही प्रॉब्लम थी। एक बार क्या हुआ था कि एक ये किस्सा है, अभी मैं पिक्चर में नहीं है, किस्सा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के प्रीमियर होते थे अपना फ्रंटियर गांधी जी के भाई, राइट। तो वहाँ पे एक हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के उठा के ले गए और बोला कि अब तो शादी होगी इसकी। तो उसके पेरेंट्स ने, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, उसके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अंग्रेजी पुलिस तो इस बात में मानती नहीं थी इस चीज़ को कि भाई हमारा ले आए लड़की तो हमारी होगी। उन्होंने वापस कर दी ये लड़की। अब अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोटिंग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, वोट बैंक उस वक्त भी था। तो उन्होंने बोला, उनको टाइगर, फ्रंटियर टाइगर के जो भाई थे, उन्होंने बोला नहीं लड़की वापस करो उसको। तब सावरकर जी ने बोला कि हिजड़ों की कांग्रेस
तो वो इस बात पे तो लोग क्या करते थे, उन्होंने 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिलाना चाहते थे गांधी जी, कि ऐसी सोच वाला इतना गो गेटर आदमी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत अच्छी थी, पता नहीं कितनी सीक्रेट सोसाइटियां बना रखी थी जगह जगह, मित्र मेला बनाया, फिर अभिनव भारत बनाया, फिर फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, जेल में जाके उसको उड़ाने की कोशिश की, काला पानी में भी। तो बड़े एंटरप्राइजिंग आदमी थे इस मामले में। तो गांधी चाहते थे उनको प्रोविजनल गवर्नमेंट में। इसीलिए उनका लास्ट जो बेल याचिका थी वो गांधी जी ने एडवाइस की थी उनको। उनके भाई गए थे नारायण राव, जिनको गांधी जी की हत्या के बाद गिरगांव चौपाटी पे मॉब लिंच कर दिया था और उसके कारण वो मर गए थे। बहुत सारे ब्राह्मणों को मारा था, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। तो वो गए थे, तो गांधी जी ने बोला कि उनको बोला था उस वक्त कि ब्रिटिश हुकूमत के छल कपट विनायक मुझसे पहले समझ गए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी उनके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे फौज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सावरकर जी बोले अब अहिंसा कहाँ गई, मरने के लिए भेज रहे हो। हाँ, तो गांधी जी को ये लगा था कि आज हम ब्रिटिश का साथ देंगे। गांधी जी भी इस मामले में, मैं उनको बिल्कुल इस पिक्चर में मैंने उनका पक्ष रखा है, पर सावरकर जी का भी पक्ष रखा है। और चूंकि मूवी आप सावरकर जी को फॉलो करते हो तो आप उनके पक्ष ज़्यादा सुनोगे, पर उनका पक्ष भी सुनिए। तो गांधी बोले कि आज अगर हम उनकी मदद करेंगे तो कल ये हमारी मदद करेंगे। तो ये पूरा वो चल रहा था। तो इसके अंदर ये सभी लोग जुड़े हुए थे, गांधी जी और वो लोग आपस में इज्जत करते थे। पर सावरकर जी का ये मानना था, वो हिंदुत्व की किताब में है, कि पहले हमारे बौद्ध धर्म अशोका दी ग्रेट के बाद बौद्ध धर्म बहुत फैल गया था, तो बुद्धिस्ट लोग हो गए थे, हमने शस्त्र वस्त्र को कर दिया था। तो जब ये हंस और शाकाज आए और वो कबीले वाले, कोई एजुकेशन नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कुछ नहीं, भेड़ की खाल पहन के घोड़ों पे आके हमारा पूरा देश जला के लूट के चले गए, तब दोबारा से शस्त्र पूजा होने लगी, दोबारा से काली माँ की पूजा होने लगी, शिव जी की पूजा होने लगी, हनुमान जी की पूजा होने लगी, फिर से एक वो आइडेंटिटी वापस आई। यही वो अहिंसा के बारे में सोचते थे। बोलते बुद्ध से बड़ा अपोस्टल इस दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है और ना होगा। उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं पूजता हूँ, पर मैं उनसे अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया हरे पहाड़ों और नीली नदियों वाली पेंटिंग नहीं है। इसके अंदर खूनी दांतों वाले दरिंदे भी हैं, तो आत्मरक्षा का क्या। तो वो गांधी जी से बिल्कुल हेट नहीं करते थे। वो सोचते थे कि ये निपुंसकपना है अहिंसा, कि अगला दूसरा गाल भी हाथ में सामने कर दो। तो बहुत इस मामले से उसे बहुत चिढ़ते थे वो। और एक बात बताऊं आपको, आयरॉनिकली जो अहिंसावादी जो थे गांधी जी, वो गोली से मरे। हाँ। और सावरकर जी जो हिंसावादी थे, उन्होंने आमरण अनशन करके अपने त्याग दी, समाधि ली। आमरण अनशन सबने किए, एक हिंसा वाला एंड में जाके उसने समाधि ली, आमरण अनशन उसने किया, और सिर्फ वही मरे और कोई नहीं मरा। तो ये एक बहुत आयरॉनिकल चीज है हमारे देश में। सावरकर को तरह तरह के दंड दिए गए, काला पानी भी उनमें से एक है। आजकल एक देश में नए नए फिलोसफर हुए हैं, विचारक हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, गराज मैकेनिक हैं, कुली हैं, धनिया और धान भी बोते हैं, इस तरह का। तो उनको लगता है संभवतः काला पानी कोका कोला कहते होंगे। और असली संग्राम जो तो उन्होंने किया, जिनको एक खाट मिली हुई थी और लोग मिलने आ जा सकते थे, उस वक्त एसी नहीं था, तो संभवतः एसी भी उनके कमरे में लग जाती। मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ। हाँ, नेहरू जी का तो बहुत, उनका तो गुलाब के बाग लगाए गए, पूरी 555 की सिगरेट आती थी। हाँ। और उनके पता नहीं क्या क्या उपलब्धियां थी उनकी। गुस्सा हो गए कि स्टील की प्लेट में क्यों ले आए खाना। तो जेलर आया, बोला नहीं कल करो, पूरा सेट मंगाएंगे सर। हाँ। तो उनको जो है वही जो बार बार शब्द आता है माफी वीर। आपने कहा रैपिड फायर आप दे रहे थे, किसी बोला आपने कि उसको थप्पड़ लगना चाहिए ऐसे लोग। मैं तो कहता हूँ 3 पे दया करना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं बालक, भूखे और पागल। तो मानसिक रूप से तो आदमी बालक ही है, भूखा है कि नहीं पता, पागल तो सर्टेनली है। उस पर आपकी टिप्पणी नहीं चाहूँगा, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं घुसना चाहता। बट देयर इज़ अ होल बिग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु बिलीव इन दिस शिट कि वो माफ़ी वीर थे। और ये एक थोड़ा सा एक और आपने समझते इस फिल्म में वाकया जोड़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भी उनको जेल में डाला गया था, उस पर थोड़ा सा बताइए। पहले थोड़ा माफी वीर पे बात करते हैं। जी।
भाई अगर उन्होंने ऐसी माफ़ी मांगी थी और वो ब्रिटिश के स्टूज बन गए थे, उनके लिए काम करने लग गए थे, तो 27 साल उनको अंदर क्यों रखा? मान क्यों नहीं ली माफ़ी? हाँ, 2 साल में दे देते माफ़ी। हाँ, सबको दी। हम्म। इन दोनों भाइयों को, बाबा राव सावरकर जो थे, गणेश दामोदर सावरकर उनका असली नाम था, उनको भी नहीं दी। वो भी साथ में थे। उनको तो सावरकर जी से भी अनसंग है यार, वो तो बहुत ही, उनके ऊपर तो अलग पिक्चर बन सकती है। पर तो ये माफ़ी वीर वाली जो बात, अब 27 साल का लड़का है, ठीक है, वो गया है जेल में, खुद वकील है, वो उसको पता है प्रोसेस क्या होता है लॉ का, तो बेल पिटिशन तो लिखेगा ना यार कि 27 साल में आ गए, 11/7 का ये है, रोज पीटेंगे, कोल्लू चलवाएंगे, ये करेंगे, ऐसे मैं लेटता हूँ, 50 साल ही तो निकालने। 1960 में छूटना था उनको, छूटना था। वो तिलमिलाती हुई आत्मा थे, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, राजनीतिक तौर पे ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, लिख के किसी को दे दूं, किसी को सिखा दूं, किसी को पढ़ा दूं, उस टाइप के आदमी थे। तो वहां जाके उन पे जो गुजरी होगी कि एकदम से ये क्या करेंगे आप क्या करेंगे बताओ ना। उनको माफ़ी वीर छोड़ो, बोलते हैं भगत सिंह जी को फांसी दी गई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अरे फांसी दे रहे हैं ना, चलो ठीक है, 50 साल की 2 उम्र कैद तो नहीं दे रहे, तो क्या करोगे आप? वो तो कहते थे काश मुझे फांसी लग गई होती, बहुत आसान हो जाता है यार लाइफ। तो उस तरीके में वो आदमी वो याचिका लिख रहा है और वो चाहते थे कि किसी भी तरह दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते बॉस, साम दाम दंड भेद बाहर निकलो। पर ट्रेजेडी ये हुई कि जब वो बाहर आए तो उन पे 2 कंडीशन लगा दी कि वो राजनीतिक और इसमें क्रांतिकारी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और उन्होंने फिर भी और किसी नाम से पुस्तकें वो लेख लिखने शुरू किए। उनके भाई बाबा राव रात को प्रिंटिंग करते थे ताकि किसी को पता नहीं चल जाए, उनको बांटते थे, वो भी पकड़े गए। और उनको ये था कि अगर इन्होंने ये रूल तोड़े तो वापस जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से दोबारा 50 साल की कैद। उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर वो पकड़े गए, लेख भी बंद हो गए उनके, फिर से उनको जब्त कर लिया, उनकी सज़ा 5 साल और बढ़ा दी। 5 साल की हुई थी उनको कंडीशनल रिलीज, फिर 13 साल क्यों खींची? कुछ नहीं किया जी उन्होंने। भाई तो क्यों नहीं उसकी ओके कर दी? ठीक है चलो भाई पार्टिसिपेट कर लो, पॉलिटिकल प्रिजनर ही थे ना वो, नहीं होने दिया। इस दौरान उनसे सब बाबा राव के थ्रू सारी सीक्रेट सोसाइटीज से उनका संपर्क था। बाबा राव आरएसएस में भी, बाबा राव एचएसआरए में भी, बाबा राव हिंदू महासभा में भी। बाबा राव तो ऐसे आदमी सुपारी उपारी दे देते थे लोगों की, कोशिश की थी उन्होंने कईयों को पेलने की। पर वो तो उस माहौल में फिर उन्होंने क्या किया, जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उन्होंने काला झंडा मार्केट में आके काला झंडा वो कर दिया उन्होंने, 6 साल की सजा और बढ़ा दी झंडा फहराने पे। तो इतनी उन पे निगरानी रही, उन पे निगरानी 18 साल की उम्र से रही, पूरे उनके जीवन के अंत तक। स्वतंत्रता तक तो ब्रिटिश की रही, उसके बाद नेहरू जी की रही। मतलब लियाकत अली 1950 में लियाकत अली दिल्ली आए, 5 दिन का दौरा, और यहाँ पे प्रिवेंशन कस्टडी में बॉम्बे में सावरकर जी को अंदर कर दिया। रॉलेट एक्ट बोलते हैं सावरकर जी, बोले अंग्रेज चले गए कानून छोड़ गए, 1913 वाला। हाँ, जी। तो फिर बोलते कि नहीं, डायरेक्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ, बोला सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बोलता है देश की सुरक्षा का कुछ करना नहीं, पड़ोसी खेल रहे। तो इस टाइप के आदमी थे वो। तो उनको 5 दिन में लियाकत ही चले गए, इनको 100 दिन जेल में रख के भूल गए। फिर इनके ऊपर सबसे बड़ी जो लालचना लगी वो बापू की असैसिनेशन की लगी। देखिए उस वक्त 3 मेजर पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूरा मुझे हर बारी बोलना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मुस्लिम लीग वाले चले गए पाकिस्तान, मोस्टली लीडर चले गए, और वहाँ से लाखों हिंदू यहाँ पे आए, जो कि कांग्रेस के बंटवारे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ही हुआ था ना बंटवारा, उसके बंटवारे से बहुत दुखी थे। कितने लोग, 20 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे और 1 मिलियन मरे थे, और हमारे कितनी पॉपुलेशन थी, कितने और मरे होंगे पता नहीं, किसी को गिनती नहीं होगी, अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अभी फिर से हिंदू महासभा का एक तो वोटर आ गए थे इतने, और पलड़ा भारी हो रहा था। बापू पे 3 अटेम्प्ट हुए मर्डर के,
उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। कई लोग तो बहुत एक्सट्रीम बातें बोलते हैं कि उनको करना ही भेजना ही चाहते थे, क्योंकि गांधी जी बोलने लगे थे कि भाई स्वतंत्रता मिल गई, कांग्रेस को भंग करो कांग्रेस को, इसीलिए तो बनाई थी। 1885 में A.O. ह्यूम नाम के आदमी ने ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। तो कोई वो एक लिएजॉन बॉडी थी, क्योंकि जब वासुदेव फाड़के वगैरह ने इनको मारना शुरू किया था 1870s में, तब इनको बहुत अनरेस्ट हो गया था लोगों में, फिर से वो 1857 वाली बात आने लग गई थी। तो उसको वो करने के लिए इंग्लिश एजुकेटेड नेटिव्स और इंपीरियलिस्ट ने मिलके एक बॉडी बनाई, जिसके प्रस्ताव पे प्रस्ताव चलते रहे, जो कि 1947 में जब अंग्रेज सारी अपनी ऊर्जा हार गए, अपनी जब उनको जाना ही था तो 3 पार्टी थी। तो जब सावरकर जी पे पहला जब वो आया होम मिनिस्ट्री से कि सावरकर जी को अरेस्ट नहीं कर सकते अगर जुडिशियल प्रूफ ना हो, तो फिर आया कि सावरकर जी का जुडिशियल प्रूफ हो ना हो, इनकी हिस्ट्री और आइडियोलॉजी बताती है कि ये हो सकता था। इस बिना पे इस अजम्पशन पे उनको अरेस्ट किया गया। और जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया, हेडलाइन क्या आई? महात्मा किल्ड बाय हिंदू, मराठा हिंदू असैसिन किल्स द महात्मा, स्पिरिट ऑफ महात्मा असैसिनेटेड बाय हिंदू। तो हिंदू महासभा विलीफाई हो गई, बिल्कुल ही उनका हिंदू की जो एक सोच थी वो बट गई। हिंदुओं ने बापू को मारा है। वहाँ से हिंदू महासभा वहाँ पे उन्होंने पस्त कर दी। 1952 के इलेक्शन में अनअपोज्ड जीत गए। तो ये एक जो सावरकर, और आज देखिए, आज हमारी रूलिंग पार्टी सावरकर हिंदुत्व को फॉलो करती है। तो कुछ भी किया उन्होंने, पर दबे नहीं। उन्होंने 1966 पे उन पे कपूर कमीशन बैठाई, नॉन जुडिशियल। क्या जरूरत थी कमीशन बैठाने की? बापू को मरे कितना टाइम हो गया था? क्योंकि जब वो मरे तो लाखों लोग जो कि शर्म के मारे या वो बापू की हत्या की जो उन पे अपराध बोध में, गिल्ट में चले गए, हाँ जी, वो आप भराए उस आदमी को फेयरवेल करने। इमीडिएटली कपूर कमीशन बैठी। जब उसमें पूरा बात नहीं हुई तो इंदिरा जी ने फिर इनको सम्मान भी दिया कि वीर थे। हाँ, वो लिख के, हाँ, वीर थे। इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा हाथ था और देश की शेपिंग में बहुत बड़ा हाथ था। पर वो टोकनिज्म सी होके रह गई, मुझे लगा। उनकी स्टैंप वैम्प भी निकाली, ये सब किया। और हृदय नाथ मंगेशकर साहब ने, उनके गाना था सागरा प्राण तड़मंडला, जो कि लता जी ने गाया था, वो ऑल इंडिया रेडियो पे बजाया तो उनको बर्खास्त कर दिया वहाँ से कि इनकी क्यों कर दी। तो वो एक इनकी उससे डर बैठ गया था, क्योंकि जैसे अंग्रेज़ों का था, ये आदमी इन्फ्लुएंसर आदमी है, ये कर देगा ठीक। अंतिम प्रश्न, आपने अभी बोला कि लगभग 11 वर्ष का ऐसा कालखंड रहा जब आप मतलब कुछ काम आपने नहीं किया। तो अभी मैं सोच रहा था 11 साल का इनका भी काला पानी था। अच्छा। तो आगे क्या अभी कोई प्रोजेक्ट है या फिर अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब बोला है थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया है। अच्छा, तो इस बार जिंक्स नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, जिंक्स नहीं करेंगे। मेरे पास क्या है, मैंने पिछले साल मैंने इस पिक्चर के चक्कर में जो मैंने पहले साइन की थी, क्योंकि पिछले अगस्त में ये पिक्चर शुरू होके अक्टूबर में ख़त्म होनी थी, तो 4 पिक्चरें वो छोड़नी पड़ी। अब 2 और साइन की थी, पर इसकी रिलीज डेट आगे होती जा रही है। पहले 15 अगस्त पे करना चाहता था मैं कि स्वतंत्रता दिवस पे स्वातंत्र्य वीर की कहानी आए, वो नहीं हुई। फिर गणतंत्र दिवस पे नहीं हुई, फिर अभी जाके शहीदी दिवस पे हो रही है। और मेरे ख्याल से सावरकर जी चाहते थे कि ये इसे टाइम पे रिलीज़ हो कि इसकी वार्तालाप और मेरे को लोग, और मेरे ख्याल से उनका ही कुछ लग रहा है इसमें। पर और भी प्रोजेक्ट मैंने साइन किए हैं। अभी ये ख़त्म हुआ है मामला, अभी मैं थोड़ा सा, इसके बाद भी मेरे प्रमोशन चलते रहेंगे, थोड़ा सा मैं सांस लेना चाहता हूँ, थोड़ा अपनी बीवी को लेके कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, थोड़ा काम से वो चाहता हूँ। वो भी बेचारी दुखी है कि क्या मेरे को तुमने एकदम से अलग करके छोड़ दिया। तो मेरा वो प्लान है अभी। पर मेरे पास 1-2 पिक्चरें ऑलरेडी साइंड हैं, जिनके बारे में मेरे ख्याल से पता नहीं कब बातचीत करनी चाहिए, वो सब सारे प्रोजेक्ट वाले डिसाइड करेंगे। पर मेरे पास ऑलरेडी, मैं एज ए अभिनेता मैं काम करना चाहता हूँ 1 साल तो एटलीस्ट। और बाकी इतने में मैं एक पिक्चर में 3-4 आइडिया लिखने लग गया हूँ। कभी कभी मौका मिलता है तो 2-4 लाइन लिख देता हूँ।
पर मैं चाहूँगा कि एक कलाकार के तौर पे मैं बिल्कुल एक ऑपोजिट टाइप की पिक्चर बनाऊँ। वैसा ही मैंने एक्टिंग में किया है, ऐसा ही मैं अगर निर्देशक का मेरा करियर में आगे बढ़ाता हूँ तो वैसे ही करूँगा। तो कुछ ऐसी पिक्चर बनाऊँगा जिसका इस पिक्चर से कुछ लेना देना ना हो। सर, आपने हमें समय दिया और वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, थैंक यू, सुखी रखे। राम राम। राम 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 राम।